Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और रश्मि अब हमारे साथ सुजीत कुमार झा जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं आज तक के बिहार तक के लिए भी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो बिहार में लगभग आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है, 24 लोकसभा सीटों पर हो चुका है। तो बिहार की चर्चा आप सुजीत जी के साथ आगे बढ़ाइए। सुजीत जी, सबसे पहले देखिए 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार है, एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है और जब देश में सरकार बनने की बात होती है तो बिहार का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो आज जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें अभी बता रहे थे विजय विद्रोही जी भी बता रहे थे कि देखिए जिसके बारे में जिन सीटों के बारे में कहा जा रहा था, खासतौर पर अभी मिलिंद हमने देखा कि हाजीपुर सीट की बात की जा रही है, चिराग पासवान की बात की जा रही है यहाँ पर, तो स्पेसिफिकली हम तो उस सीट पर बात करेंगे ही, लेकिन पहले हमें ये बताइए आप कि आज किस तरह की वोटिंग रही है और क्या लग रहा है जिन लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है किसके फेवर में जनता जा रही है, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। बिल्कुल हम यहाँ पे इस जो चर्चा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि नतीजे नहीं है, हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज का जो चुनाव है निश्चित तौर पर आज तो मौसम भी कुछ ठंडा था, मतलब ठंडा क्या कहें, गर्मी इतनी नहीं थी और लग रहा था कि मतदान का प्रतिशत कुछ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2019 के मुकाबले लगातार हर एक चरण में वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, तो ये एक चिंता का विषय जरूर है बिहार के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जिन 5 जगहों, आपको पता ही है कि 2019 में किस प्रकार का रिजल्ट बिहार में हुआ था, 40 में से 39 सीटें जीती थी एनडीए ने। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। इस बार क्योंकि महागठबंधन जो बना है और एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार है, मतलब आमने सामने की जो लड़ाई है वो लड़ाई काफी बिहार में हर जगह देखने को मिल रही है। 19 में जिस प्रकार का लग रहा था कि एक तरफा मामला है, वो एक तरफा मामला इस बार कतई नहीं है। हर जगह संघर्ष है, हर जगह सेंधमारी की जरूरत है, जातीय गोलबंदी को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि आपने हमारा इतना तोड़ा तो हम इतना तोड़े। तो जातियों में ज्यादा बटा हुआ बिहार इस बार दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद कोई लहर या राम इस तरह की चीजें दिखाई देगी, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे क्या है कि मुझे लगता है कि बीजेपी को तो नुकसान होगा ही, क्योंकि विपक्ष के पास यहाँ कुछ था नहीं। एक सीट थी किशनगंज के कांग्रेस के पास, तो वो तो गेन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। अब कितना गेन करेंगे इसमें, 40 में से कितनी सीटें आएंगी, इस पर बातचीत होनी चाहिए। आज जो चुनाव हुए हैं 5 जो लोकसभा क्षेत्रों में, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, इन सभी में जहां जहां भी हम लोग गए तो जो वोटों का बिखराव है ना, पहले एक सॉलिड वोट हुआ करता था कि भाई ये वोट आपके साथ रहेगा, लेकिन इस बार बिहार में ऐसा नहीं है। इस बार एक दूसरे जाति में सेंध लग रही है और जो वोट बीजेपी का या एनडीए का जो कोर वोट है उसमें भी सेंध लगी। कई जगहों पर आरजेडी या महागठबंधन का जो कोर वोट बैंक है उसमें भी सेंध लगी। तो कहने का मतलब ये है कि वेव की बात जो एक बार प्रकार से की जा रही है ना, उस प्रकार का दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल तो। लेकिन चूंकि एनडीए के वोटर काफी साइलेंट होते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हमने देखा कि महिलाओं में एनडीए के प्रति ज्यादा रुझान दिखाई दिया। अब वो अपने पति के कहने पर वोट डाल रही है या खुद डाल रही है, ये देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि 5 सीटों में जो समीकरण उभर के सामने आ रहा है उसमें मधुबनी की बात करें। हाँ बताइए, ये कुछ पूछना चाह रही हैं आप? नहीं, आप बोलिए। हाँ, तो ये 5 सीटों की जो हम बात करें आज की, तो मधुबनी में अशोक यादव और अली अशरफ फातिमी का मुकाबला है, आरजेडी के हैं वो। तो वहां एम वाई समीकरण दोनों बटा हुआ है। वो जो मतलब जो कोर वोट बैंक है आरजेडी का, वहां जाके ये काम नहीं कर पाता है। जहां पर बीजेपी ने एक यादव को खड़ा कर दिया है और इधर से मुस्लिम कैंडिडेट है,
तो वहां पर ब्रेक होना तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी भी जुड़ गए हैं। मुकेश सहनी मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में, हालांकि 2019 में भी वो महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई बहुत विशेष फायदा नहीं हुआ था। पर इस बार जरूर इसका फायदा हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन को। जो निषाद वोट है, मल्लाह वोट है, वो भी टूट रहा है, जो कि एनडीए का कोर वोट बैंक हुआ करता था। अब कितना प्रतिशत टूट रहा है, कहीं पर 50% है, कहीं पर 20% है, कहीं पर 10% है, ये टूट रहा है। दूसरा, एक कुशवाहा वोट जो होता है, कुर्मी के साथ कोयरी का जो होता है कुशवाहा वोट, उसमें भी डेंट लगा है। पर सबसे बड़ी बात क्या है मिलिंद जी, कि पिछला अगर हम लोग चुनाव देखें तो उसमें गैप इतना ज्यादा है, मार्जिन इतना ज्यादा है ना, कि उस मार्जिन को पाटने में, जैसे कि पिछली बार 2019 में अशोक यादव जो हैं मधुबनी में 4,54,000 वोटों से जीते थे। अब उसको पाने में सबसे बड़ी बात है कि वो कितना प्रतिशत वो तोड़ पाते हैं जातीय गोलबंदी को, ये काफी सोचने वाली बात है। और इसमें थोड़ी बहुत सफलता जरूर मिली है, लेकिन कितनी सफलता मिल रही है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। पर रुझान से जहां तक पता चला है, जैसे मधुबनी में लग रहा है कि वहां एनडीए बेहतर स्थिति में है। सीतामढ़ी में, जो कि आप समझिए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है, राम लहर का एक दौर चला था, लग रहा था चुनाव में बहुत ज्यादा इसका लाभ होगा, लेकिन सीतामढ़ी में हमको कोई ऐसी लहर दिखाई नहीं दी। वहां जानकी मंदिर के निर्माण की मांग लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के समय सीधे तौर पर लोग जाति देखते हैं, जातीय। वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर हैं एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से, और अर्जुन राय हैं आरजेडी की तरफ से। तो एक तरफ ब्राह्मण है, एक तरफ यादव है। और आप ये समझिए कि सीतामढ़ी को एक दूसरा मधेपुरा भी कहा जाता है, क्योंकि पिछला हम देखे पिछले 2 चुनाव को छोड़ दिया जाए तो लगातार यादव उम्मीदवार ही वहां से जीतते रहे हैं, ऐसा रिकॉर्ड रहा है। पिछली बार सुनील कुमार पिंटू, जो कि वैश्य जाति के थे और जेडीयू के उम्मीदवार थे, वो जीते करीब 2.5 लाख वोट से। पर इस बार उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और इसका जो है खामियाजा भी, या इसकी नाराजगी, क्योंकि वैश्य वोटों में नाराजगी, वहां पर जो वैश्य वोट जो है वो कोर वोट बैंक होता है बीजेपी का, उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी। और इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की गई, बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे, अमित शाह भी गए, और तमाम तरह की बातें हुई कि जब वैश्य प्रधानमंत्री है देश का, तो फिर एक उम्मीदवार के रहने ना रहने से क्या होता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका असर दिखाई देता है कहीं ना कहीं। और हालांकि एक और उसके बगल में एक और लोकसभा क्षेत्र है जिसमें इस चरण में चुनाव नहीं हुए हैं, शिवहर में भी एक वैश्य उम्मीदवार था, उसका भी टिकट कटा और लवली आनंद को दिया गया। तो इसका असर पड़ा है, और इसका असर अगले चरण में मान लीजिए कि मोतिहारी, जो कि पूर्वी चंपारण क्षेत्र है, जो बगल का सटा हुआ है, जो 25 तारीख को जहां चुनाव हो, उस पर भी असर पड़ा है। तो ये इस प्रकार की चीजें अगर हो रही है कि जाति, अगर आपकी जाति को टिकट नहीं मिला तो आप नाराज हो जाते हैं, तो फिर राम लहर या फिर ये सब मामले जो हैं वो गौन हो जाते हैं कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर हर जगह मोदी फैक्टर है अभी भी बिहार में, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जो है 5 किलो का अनाज का जो योजना है वो भी कारगर है, और महिलाओं में मोदी के प्रति जो एक मुझे लगता है लगाव है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यही है। तो वहाँ एक बात ये भी समझाया, महिला वोटरों का जिक्र कर रहे हैं, आपने बोला कि जो महिला वोटर्स हैं उनका रुझान एनडीए की तरफ ज्यादा है, तो ये रुझान एनडीए के लिए, या फिर हम ये कहें कि इसको बांट करके बात करें, तोड़ करके बात करें, तो वो बीजेपी के लिए है या फिर जेडीयू के लिए है? क्योंकि हम विधानसभा चुनाव की भी जब बात करते हैं तो महिला वोटर्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ जाती है। जो भी मुद्दे कहें, सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है वहां पर शराबबंदी का। उनको लगता है कि जो उनके पति शराब पीते थे, या फिर जो घर पर ध्यान नहीं दे पाते, मतलब छोटे छोटे मुद्दों को टच किया है, और महिलाओं के सहारे ही नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चमकाया है, फलक तक पहुंचाया है।
तो महिलाओं का रुझान किधर जा रहा है, मतलब जेडीयू से है या फिर बीजेपी से है, क्या कहें? जेडीयू के साथ महिलाओं का झुकाव रहा है, पहले से रहा है विधानसभा चुनाव में, लेकिन अभी जो ये 5 किलो अनाज की जो योजना है ना, ये काफी इसको देखते हुए मैंने कहा कि ये बीजेपी की तरफ है, तो जेडीयू के उम्मीदवार को भी फायदा हो रहा है ना उसका। निश्चित तौर पर उसका असर जेडीयू के उम्मीदवार पर भी पड़ता है, बीजेपी को भी पड़ता है। तो महिलाओं का जो रुझान है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो झुका हुआ है, और जो पुरुष हैं वो जाति के आधार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमारी जाति का ये उम्मीदवार है, या फिर हमको जगह उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, हमारी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस बात को लेकर नाराजगी हर जगह पर देखी जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि सीतामढ़ी में काफी संघर्ष है, और नेक टू नेक फाइट कह सकते हैं। जैसा कि 2.5 लाख का अगर मान लीजिए मार्जिन है, तो ये जीत हार बहुत कम में 20-25 हजार 30 हजार के अंदर में ये मामला होगा। तीसरी सीट आते हैं मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर की स्थिति जो है वो देखिए बड़ा दिलचस्प स्थिति है। वहां पर जो बीजेपी के जो सिटिंग एमपी थे वो चले गए हैं महागठबंधन में, कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार अजय निषाद ने जिसको हराया था वो बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं। तो 4 लाख मतों से जीते थे अजय निषाद पिछली बार। तो इस बार भी लड़ाई चल रही है, और सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन में मुकेश सहनी है, और निषाद जाति का अच्छा खासा वोट बैंक है मुजफ्फरपुर में। निषादों का बहुत सारा वोट इस बार महागठबंधन को मिला है मुजफ्फरपुर में, अजय निषाद को। निश्चित तौर से ये जो है उनके लिए अच्छी बात है। पर बाकी जो जाति है, जैसे भूमिहार जाति काफी प्रमुख है मुजफ्फरपुर में, अन्य पिछड़ी जाति मतलब अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, तमाम जो हम कह सकते हैं कि दलित हैं, उसका वोट बैंक एनडीए के साथ रहा इस बार, और मुझे लगता है कि वहां पर बीजेपी अच्छी स्थिति में है। बिल्कुल। और 2 अहम सीटों की भी बात कर लेते हैं। 2 अहम सीटों की बात कर लेते हैं सुजीत। जैसा कि हम अभी हाजीपुर की बात कर रहे थे, सारण की बात कर रहे थे, तो देखिए रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए भी अब लग रहा है कि टक्कर है, फाइट है, लड़ाई हो रही है इस सीट पर भी, हाजीपुर से भी। जमुई से तो 2 बार सांसद रहे। बड़ी बात यह है, कहा जाता है कि ये इसलिए भी परीक्षा है ये वाला चुनाव यहाँ पर चिराग पासवान के लिए, क्योंकि पिछले चुनावों की बात करें, 2017 की बात करें, 2014 की बात करें, तो उस समय मोदी लहर का भी असर था, और दूसरी तरफ उनके पिता नहीं रहे थे, तो एक सिंपैथी, एक भावनात्मक जुड़ाव भी था। तो आपको क्या लगता है, वाकई हाजीपुर में चुनौती है यहाँ पर चिराग पासवान के लिए, क्योंकि उनके सामने है शिवचंद्र राम, वो भी अच्छे खासे कैंडिडेट है आरजेडी की तरफ से, और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल, चुनौती निश्चित तौर पे है। उनको अपनी विरासत को बचाने की चुनौती है, उनके अपने पिता के विरासत को बचाने की चुनौती। अब देखिए 1977 से लगातार रामविलास पासवान वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे। केवल 2 बार ऐसा 2 लोकसभा के चुनाव ऐसे हैं जिसमें वो नहीं थे, 1984 में और 2009 में। बाकी पिछले 2019 में उनके भाई पशुपति कुमार पारस काफी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे। तो चिराग पासवान 2 बार से जमुई से सांसद रहे हैं, और इस बार वो आ गए हैं हाजीपुर। उन्होंने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। 2020 में जैसा कि रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था, और उसके बाद से आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से पारिवारिक लड़ाई हुई इनके बीच में। जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, वो 2 धड़ों में बंट गई। ये बात अलग है कि पशुपति कुमार पारस जिस लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व करते थे, बीजेपी ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनके एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, 5 सीटें दे दी चिराग पासवान को। लेकिन इन दोनों के अंदर जो मनमुटाव है, वो मनमुटाव अभी तक जारी है। ये बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात, पहले ये परिवार एकजुट हुआ करता था। ये पशुपति कुमार पारस
ऐसे व्यक्ति हैं जो रामविलास पासवान के लिए हाजीपुर में वो जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं या फिर मैनेजमेंट, जो चुनाव का मैनेजमेंट होता था, उसको संभालते थे। तो उनको एक एक गांव की सबकी जानकारी है। चिराग पासवान को मदद उनसे लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मदद ली नहीं। हालांकि पशुपति पारस की तरफ से ये लगातार कहा गया कि वो मदद देने के लिए तैयार है और इन्होंने कहा कि वो आए ही नहीं है। तो ये भीतर घात की जो संभावना अन्य लोग जताते हैं, वो उसमें कितनी सच्चाई है ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के असली वारिस वही है। उन्हें ही विरासत को संभालना है। वोट बैंक की जहां तक बात है तो वो वोट बैंक रामविलास पासवान वाला वो चिराग पासवान के पास ही है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वहां पर राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसकी हाजीपुर की, उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अभी भी 20 पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये परिवार को साथ में लेके चलते, सबको साथ में लेके चलते, तो निश्चित तौर पर माहौल कुछ और होता। तो आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने आज के 5 सीटों का तो हिसाब बता दिया, लेकिन जो लोगों की दिलचस्पी है, दर्शकों की, कि पिछली बार 39 सीटें मिली थी एनडीए को, 40 में से मतलब एक ही सीट थी जो कि किशन रंजन की सीट थी जो कि इंडिया को या कांग्रेस को मिली थी। तो इस बार को लेकर आपका क्या अनुमान है? देखिए, पूरे 40 सीटों का अभी बात करेंगे मिलिंद जी, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तो 24 सीटों का चुनाव हुआ है, 16 सीट अभी बचे हुए हैं और वो जो भी सीट बचे हुए हैं वो उत्तर बिहार के और फिर आप समझ लीजिए कि पश्चिम बिहार का कुछ इलाका है, जैसे बक्सर हो गए, सासाराम, इधर पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर। तो 16 सीटें हैं। ये सीट, सारी सीटें तो एनडीए की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत जगह पे अभी भी खींचतान जारी है और मुझे लगता है कि बहुत सारी स्थितियां इस चुनाव में, मुझे लगता है कि वोटिंग के एक दिन पहले या वोटिंग तक लोग अपना मन बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वोटरों में कोई उत्साह नहीं है, पहले से मन बना के नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी उम्मीदवार है इस बार एनडीए की तरफ से, मतदाता अगर उनको वोट भी देना चाहता है तो उम्मीदवार देख के उसको खींच होती है। तो ये जो सिलसिला है ना, इसकी वजह से काफी मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज कम होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों में उत्साह नहीं है कि भाई यही व्यक्ति बार बार चुनाव लड़ रहा है। और अभी आप 40 सीटों का नहीं बता सकते, लेकिन जो 24 सीटों पर मतदान हो चुका है उस पर जी हम कह रहे हैं कि अभी तक की जो परिस्थिति है उसके अनुसार तो हम लोगों ने 4 सीटें दी हैं 24 में। आने वाले समय में हो सकता है कि ये बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि 30 से 32 सीटें एनडीए को आ जाएंगी बिहार में। मतलब अभी का अनुमान है ये, हो सकता है कि ये बदल जाए, लेकिन 30 से 32 सीटें आ सकती है। यहाँ भी सीटें घट रही हैं। हाँ, तो मैं विजय जी अब आपके पास अंत में आना चाहूंगा कि जो हमने देखा कि भाई सुजीत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक 4 सीटों का नुकसान लग रहा है एनडीए को, और उनका अनुमान है कि आने वाली जो 16 सीटों में मतदान बाकी है उसमें भी 4 सीटों तक का नुकसान हो सकता है। और जो मुझे एक सबसे अहम बात, 2 बातें अहम लगी विजय जी, उसमें एक थी कि महिला वोटरों की भूमिका क्या रहेगी, या राशन की बात जो हमने यूपी के संदर्भ में भी सुनी थी। लेकिन एक और बात यह है कि जब चुनाव जाति पर आ गया है तो इसका मतलब तो अब अगर धर्म की बात रही नहीं, क्योंकि जो अगर कोई एक लहर नहीं है, क्योंकि जब जाति पे चुनाव हो रहा है या उम्मीदवार पर चुनाव हो रहा है, उसकी जाति पर चुनाव हो रहा है, तो कोई एक राष्ट्रीय लहर हमको दिख नहीं रही है। पर ये जो बिहार का आकलन है उसके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, जो बिहार में स्थिति है वही स्थिति हमने राजस्थान में भी देखी है। राजस्थान में भी स्थानीय समीकरण, जाति पर चुनाव, और जब जाति पर चुनाव होता है उसमें 2 चीजें होती हैं मेरे हिसाब से। एक तो जिसकी सोशल इंजीनियरिंग अच्छी बैठ जाती है, बाई चांस या रणनीति के हिसाब से, वो चुनाव निकालने की स्थिति में आ जाता है। दूसरा, सुजीत झा कह रहे हैं कि पिछली बार अंतर ज्यादा था। 2.5-3 लाख का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। अगर अंतर लगा है 4.5 लाख, नहीं, अगर 4.5-5 लाख का अंतर है तो फर्क पड़ता है, लेकिन 2.5-3 लाख के अंतर को पाटा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तीसरा, मुझे लगता है कि जब जातियां वोट करती हैं अपनी अपनी जाति को, तो फिर परिणाम बहुत बार चौंकाने वाले होते हैं। तब ये मार्जिन, जीत का अंतर सब धरा का धरा रह जाता है।
और एक और बात मुझे लगता है कि जब इस बार जब जाति पर चुनाव होता है तो बहुत बार लोग जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो उम्मीदवार को देखना शुरू करता है, उसके आंख के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा या विपक्ष का चेहरा नहीं होता कि मेरा उम्मीदवार कैसा है, पिछली 2 बार से अगर वो जीत रहा है या 1 बार से जीत रहा है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं होती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं और ये सत्तारूढ़ में जो पार्टी होती है आमतौर पर एक टेंडेंसी है, आमतौर पर उसके खिलाफ जाते हैं। ये भी हमने देखा है। चलते चलते मिलिंद जी एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर की बारामूला सीट पर आज चुनाव हुआ, 5 बजे तक 54% वोटिंग हुई थी। कमाल की वोटिंग हुई है बारामूला में, इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। और वहां पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद एक अलगाववादी है, उस इंजीनियर है, वो भी चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय। तो वो बड़ा दिलचस्प है, मुझे लगा इसकी चर्चा मतलब इसका जिक्र होना चाहिए। कि फारूक जो उमर अब्दुल्ला की जैसे आप बात कर रहे थे, लेकिन जो फारूक इंजीनियर है उनको भी वहां पर काफी समर्थन मिल रहा है, ये बात सही है। समर्थन दिया है। लेकिन सुजीत जी, जो आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जो विजय जी ने बात कही है उस पर आपको क्या कहना है कि जो अंतर पाटा जा सकता है जितना विजय जी कह रहे हैं? देखिए, अंतर पाटा जा सकता है, विजय जी कोई ये नहीं कह रहे, लेकिन सवाल ये है कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 60 पिछली बार हम लोग काफी खुश थे कि 60-62% बिहार में प्रतिशत था 2019 में, लेकिन इस बार 60 टच करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, 60 तक जा नहीं पा रहा। तो ये एक चिंता का विषय है कि भाई हो सकता है कि विपक्षी दलों को ज्यादा वोट मिले, वो पाट दें उतना, लेकिन वोटिंग जब ज्यादा होगी तभी हमको लगता है कि इतना बड़ा मार्जिन को पाटा जा सकता है। हर जगह जो हम लोगों ने आकलन किया है उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन एक सारण का हम लोगों ने अभी नहीं किया है जिक्र। क्या होगा सारण में, क्या उस पर? ये सारण जो है सबसे इम्पोर्टेंट सीट है इस पूरे दौर का, और जहां से रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है वो चुनाव लड़ रही हैं, और राजीव प्रताप रूडी बीजेपी की तरफ से लगातार तीसरी बार जीतने के लिए एकदम प्रेरित है। तो वो वहां पर काफी दिलचस्प लड़ाई है, और मुझे लगता है कि सभी जातियों को वहां पर जैसे कि और दूसरे लोकसभा क्षेत्र में एक ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यादव और मुस्लिम पूरे बिहार में एकजुट है इस बार। कहीं ठीक है, अगर बीजेपी का कोई उम्मीदवार है यादव तो वहां पर दिक्कत है, लेकिन दूसरे जगहों पर यादव पूरे ठोक के इस बार वोट दे रहे हैं। पिछली बार 2019 में मोदी के नाम पर भी काफी वोट पड़े थे, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो छपरा में जो है यादव बहुल है, और वहां राजपूत भी काफी संख्या में है। राजपूत वोट में कितना सेंध लगा पाते हैं लालू प्रसाद यादव या उनकी बेटी, ये काफी मायने रखता है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को यादव जाति का कितना वोट मिलता है। लालू यादव का वो परंपरागत सीट रहा है, 77 में जीते, 89 में जीते, फिर उसके बाद 2004 में जीते, 2009 में जीते। तो एक उनका बनाया हुआ फील्ड है। हालांकि 2014 में उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी वहां से चुनाव हार गई थी राजीव प्रताप रूडी से, लेकिन इस बार जो है आरजेडी ने पूरी ताकत वहां लगाई है, और केवल 2 ही जाति पर नहीं बल्कि तमाम जातियों पर उनकी नजर है, और पूरी ताकत से जितने भी बड़े नेता हैं आरजेडी के, सबने वहां कैंप किया। लालू यादव कहीं नहीं गए पूरे बिहार में, केवल अपने बेटी के लिए छपरा गए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि रोहिणी ने जो किडनी दान किया था अपने पिता को, उसका भी असर इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। खासतौर पर जो महिलाओं के बाद मैं दूसरे कंस्टिट्यूंसी में कर रहा हूं, तो इस कंस्टिट्यूंसी में महिलाओं के मन में ये बात है कि अपने पिता के लिए उसने त्याग किया। तो ये सारा कुछ है,
पर देखिए नतीजा क्या आता है, इस 4 तारीख को ही पता चलेगा कि बिल्कुल सुजीत प्रसाद यादव ने भी यही संदेश भी देने की कोशिश की है मिलिंद कि मैं अगर आज हूं यहाँ पर तो अपनी इसी बेटी की वजह से हूं, और वही चाह रहे थे कि वो भावनात्मक तौर पर कनेक्ट करें। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात कही सुजीत आपने कि जो MY समीकरण रहा है हमेशा से RJD का, मुस्लिम यादव, तो वो सॉलिड तरीके से ये इसको बना करके रखा गया है। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव ने इस समीकरण को तोड़ने और बढ़ने की भी कोशिश की है, इस दायरे को बढ़ाने की कोशिश की है। कई बार उन्होंने कहा अब MY नहीं, अब A to Z पर हम बात करेंगे, अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की। रही बात अभी हमने यहाँ पर बात की राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, मुझे लगता है मिलिंद कि बिहार जैसे प्रदेश में कभी भी हिंदुत्व की बात नहीं हुई है, राष्ट्रवाद के मुद्दे उतने हावी नहीं रहते जैसे बाकी राज्यों में रहते हैं। तो यहाँ पर जातिवाद ही सबसे बड़ा फैक्टर लगता है। नहीं, ये बात तो सही नहीं है ना रश्मि, क्योंकि अगर आप 2014 का नतीजा देखे या 2019 का नतीजा देखे तो वो वहां पर जाति पर नहीं हुआ था, सिर्फ वो एक देश के नाम पर हुआ था। या मैं हिंदू तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो बात तो सही नहीं है कि बिहार में सिर्फ ये चीजें नहीं चलती है। अब वो इस बार उसका टेस्ट जरूर होगा कि जाति चलती है या धर्म चलता है, ये क्योंकि मंडल और कमंडल की लड़ाई बिहार में पुरानी है। जी सुजीत जी, कुछ आप कह रहे हैं? तो आपने सही कहा, इस बार जी। ये इसका टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट होगा देश से अलग है या नहीं है, ये मैं कहूंगा। बिल्कुल, तो कई मुद्दे हैं और आपने सही कहा कि अब देखना होगा कि जब 4 जून को नतीजे आते हैं, वोटरों ने, हम बिहार के बारे में बात करें तो जाति के नाम पर वोट किया, धर्म के नाम पर वोट किया है, मुद्दों में, और मुद्दों में भी वो राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं या फिर इलाकाई मुद्दे रहे हैं, लोकल मुद्दे रहे हैं, उस पर वोटिंग हुई है। तो फिलहाल आप दोनों का मैं शुक्रिया करूंगी, सुजीत आपका भी, विजय विद्रोही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिलिंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जाहिर सी बात है जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि सबके मन में एक सवाल जरूर है। जैसे ही किसी फेज की वोटिंग खत्म होती है, मतदान खत्म होता है, तो हर कोई समझना चाहता है इस फेज में कितनी सीट किधर गई हैं। उसी को हम टटोलने की कोशिश कर रहे थे, रुझान को समझने की कोशिश कर रहे थे।